दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती आबादी को खाना खिलाने का सारा दबाव हमारी फसलों पर आ जाता है। अब देखिए, सदियों से हम कोशिश तो कर ही रहे हैं कि बेहतर फसलें कैसे उगाई जाएं, लेकिन आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम बेहतर और ज्यादा मजबूत फसलें कैसे तैयार कर सकते हैं? क्या जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, उनके अलावा भी कोई रास्ता है? कोई ऐसा रास्ता जो ज्यादा सटीक हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सदियों से इसका जवाब एक ही चीज में था, संकरण, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ये तरीका हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते थे। इसमें होता क्या है, आप बस दो सबसे अच्छे पौधे चुनते हैं और उनका आपस में प्रजनन करा देते हैं। उम्मीद ये रहती है कि जो नई पीढ़ी होगी उसमें दोनों के अच्छे गुण आ जाएंगे। पर इस पुराने तरीके में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में ये एक तरह से जेनेटिक लॉटरी जैसा है। आप सब कुछ मिला तो देते हैं, पर नतीजा क्या निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पर फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, जिसमें आप दो पौधों को क्रॉस तो करते हैं, लेकिन उनके साथ हजारों अच्छे बुरे चाहे अनचाहे जीन्स भी मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ये नया लक्षित तरीका, जहां सिर्फ और सिर्फ उस एक जीन को चुना जाता है जिसकी हमें जरूरत है। तो मतलब एक तरफ किस्मत का खेल है और दूसरी तरफ एकदम सटीक विज्ञान। और बस यही सटीकता हमें मिलती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। इसे आनुवांशिक रूपांतरण भी कहते हैं। ये पुराने तरीकों की सीमाओं का एक मॉडर्न और सटीक जवाब है। इससे हम अपनी जरूरत के हिसाब से कह सकते हैं कि टेलर मेड फसलें तैयार कर सकते हैं। और इसके जो फायदे हैं वो सच में कमाल के हैं। जरा सोचिए, ऐसी फसलें जो सूखा झेल सकती हैं, या ऐसी फसलें जिन पर कीटनाशक छिड़कने की जरूरत ही बहुत कम हो, या फिर गोल्डन राइस के बारे में सोचिए, एक ऐसा चावल जो विटामिन ए से भरपूर है। यहां तक कि हम बायोफ्यूल बनाने वाले पौधे भी बना सकते हैं। मतलब संभावनाएं असीमित हैं। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सवाल यह है कि असल में ये काम कैसे करता है? मतलब होता कैसे है ये सब? इसको समझने के लिए चलिए दो असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी है बीटी कॉटन, या जैसा कि यहां लिखा है, कीटों का हत्यारा। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे एक पौधे को उसका अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी का हीरो है बीटी टॉक्सिन। अब ये बीटी क्या है? इसका मतलब है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये मिट्टी में मिलने वाला एक बहुत ही आम सा बैक्टीरिया है, और ये एक ऐसा खास प्रोटीन बनाता है जो बॉलवॉर्म जैसे कुछ कीड़ों के लिए जहर का काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर पूरी तरह से इनएक्टिव रहता है, मतलब ऑफ मोड में। तो आइडिया क्या है इसके पीछे? बहुत सिंपल। आप बैक्टीरिया से वो खास जीन निकालते हैं और उसे सीधा कपास के पौधे में डाल देते हैं। सुनने में ये जितना आसान लग रहा है, असल में ये प्रक्रिया उतनी ही स्मार्ट है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक उस बैक्टीरिया से वो जीन अलग करते हैं जो जहरीला प्रोटीन बनाता है, ठीक है? फिर उस जीन को कपास के पौधे के डीएनए का हिस्सा बना दिया जाता है, और नतीजा, अब वो कपास का पौधा अपनी हर कोशिका में खुद ही वो जहरीला प्रोटीन बनाने लगता है। और फिर जैसे ही कोई बोलवॉर्म उसे खाने आता है, वो प्रोटीन कीड़े के पेट में जाकर एक्टिव हो जाता है और कीड़ा खत्म। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब कीटनाशक की बोतल खेत में नहीं, बल्कि पौधे के अंदर ही है। ये एक तरह का बायोपेस्टिसाइड है, और इससे किसानों को जो खतरनाक केमिकल स्प्रे करने पड़ते थे, उनकी जरूरत बहुत कम हो जाती है। पर रुकिए, कीड़ों से लड़ने का ये सिर्फ एक तरीका था। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक बिल्कुल ही अलग जेनेटिक स्ट्रैटेजी है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल, कितनी विविध है। इस तकनीक का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, या शॉर्ट में कहें तो आरएनए। और ये कोई लैब में बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई जरूरी मैसेज भेजा जा रहा है और कोई बीच में ही उस मैसेंजर को रोक दे। आरएनए बिल्कुल यही काम करता है। ये किसी खास जीन के मैसेज यानी एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है, और जब मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो वो जीन साइलेंस हो जाएगा, मतलब अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो इस केस में असली विलन था एक बहुत छोटा सा कीड़ा, एक नेमेटोड, जो तंबाकू के पौधों की जड़ों पर हमला करता था और पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला।
उन्होंने पौधे को ही सिखा दिया कि वो उस कीड़े के लिए एक खास साइलेंसिंग मैसेज बनाए। अब होता यह है कि जैसे ही वो कीड़ा पौधे की जड़ को खाता है, ये मैसेज उसके सिस्टम में चला जाता है और वहां जाकर वो कीड़े के जिंदा रहने के लिए जरूरी एक जीन को बस ऑफ कर देता है और नतीजा, कीड़ा वहीं खत्म हो जाता है और पौधा सुरक्षित रहता है। और ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ वो जड़ें हैं जो कीड़ों के हमले से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से सुरक्षित, एकदम स्वस्थ और मजबूत जड़ें। फर्क साफ दिखता है। तो बीटी कॉटन और आरएनएआई ये तो सिर्फ 2 उदाहरण थे। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि जीएम फसलों की ये दुनिया जितनी इनोवेशन से भरी है, उतनी ही बहसों से भी। देखिए, कीड़ों से सुरक्षा तो सिर्फ एक पहलू है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे भारत में DMH11 सरसों बनाई गई पैदावार बढ़ाने के लिए, फिर गोल्डन राइस है जो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही टर्मिनेटर जीन जैसी विवादित टेक्नोलॉजी भी हैं। ये ऐसे बीज बनाती हैं जिन्हें किसान दोबारा बो नहीं सकते, और इस पर एक बहुत बड़ी बहस चलती है। जाहिर सी बात है, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। भारत में इसके लिए एक खास बॉडी है, GEAC। इसका काम ये है कि ये हर GM फसल की बारीकी से जांच करें और ये पक्का करे कि वो इंसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। GEAC अपनी सिफारिशें सरकार को देती है और फिर आखिरी फैसला पर्यावरण मंत्रालय लेता है। तो असल बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं हल कर देगी। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल किट है, और जैसा किसी भी टूल के साथ होता है, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे और किस लिए करते हैं। और ये सवाल हमें सीधे हमारे भोजन के भविष्य तक ले जाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने खाने के जेनेटिक कोड को बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं, हम इस जबरदस्त क्षमता और इसके साथ आने वाली भारी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।